प्रिय बच्चों, आईसीएसई के छात्रों के लिए मैं हिंदी विषय की क्लास ले रहा हूँ। ये साहित्य सागर की बुक है जिसमें कहानियाँ और कविताएं दोनों इसमें उनका संग्रह है। इसमें से मैं 3-4 कहानियाँ पढ़ा चुका हूँ। आज मैं जो कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ वो लेखक जैनेंद्र कुमार की अपना अपना भाग्य है। अपना अपना भाग्य में लेखक ने कहानी के माध्यम से ये बताया है कि लोगों का भाग्य कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। जो लोग भी इस धरती पे पृथ्वी पे आते हैं, भाग्य बाल्यावस्था से ही, उनके गर्भकाल से ही शुरू होकर के उनके जीवन पर्यंत तक उनका भाग्य उनके साथ रहता है। तो आज एक पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण बालक के जीवन का इसमें चित्रण हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। इसमें लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल घूमने के लिए गया हुआ है और वहाँ पे जो घटना उसके साथ हुई थी उसी का वो चित्रण कर रहा है। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर, निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के, निरर्थक, व्यर्थ में, जिसको कह सकते हैं टाइम पास, समय काटने के लिए। पहाड़ी क्षेत्र में लोग जाते ही हैं अपना मनोरंजन करने के लिए। उद्देश्य सिर्फ घूमना होता है। तो हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। सायंकाल का दृश्य है, सूर्यास्त हो रहा है और संध्या नीचे धरती पर उतर रही है। रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। बेरोक, जिनको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। बिना रोक टोक के वो स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। अरुण लाल रंग को कहते हैं। तो वो बादल कई रंगों में दिखाई दे रहे थे और लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बादल मेरे साथ खेल रहे हों, मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। बैठना मजबूरी हो गई। मित्र बैठा रहा है तो बैठना पड़ेगा। मित्रों की इतनी बात तो माननी ही पड़ती है। सनक से छुटकारा पाना आसान न था। सनक मतलब धुन, जो सिर पे सवार हो गया, जो धुन लग गई, लोग उसको करते हैं, उसी को सनक भी कहते हैं। सनक जब चढ़ जाती है जिसको, उसको सनकी कहते हैं। तो सनक से छुटकारा पाना आसान न था। उस मित्र से अब हाथ छुड़ा पाना आसान नहीं था। वहाँ से जा पाना आसान नहीं था। उसकी बात माननी थी और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। उसने कहा जरा बैठते हैं, लेकिन उनका जरा जो है, उस महाशय जी का जरा जरा हो ही नहीं रहा है। जरा मतलब कितना बड़ा? जरा मतलब इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा या इतना बड़ा? जरा थोड़े को ही कहते हैं, लंबे समय को नहीं कहते। लेकिन वो महाशय जी ऐसे सनकी थे कि उनका जरा जरा हो ही नहीं रहा था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है? मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति
हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। क्या दिख पड़ा? एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। चुंगी क्या होता है? चुंगी चूंकि आप लोग नहीं जानते हैं, ये एक प्रकार का टैक्स होता है जो पहले लिया जाता था। तो टैक्स वसूलने के लिए एक स्थान निर्धारित किया जाता था जहाँ लोग बैठते थे चौकी लगा करके शेड के नीचे, उसको चुंगी बोलते थे। वो व्यापार कर वाले, सेल टैक्स वाले वहाँ पे बैठते थे। एक शहर से दूसरे शहर में जब एंट्री करते हैं तो वो चुंगियाँ उस जगह बनी होती थी, हर शहर में थी। गोरे रंग का पर मैल से काला पड़ गया, आँखें अच्छी बड़ी पर सूनी। उन आँखों में कोई प्रसन्नता नहीं, कोई भाव नहीं, सूनी आँखें। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। एक नवयुवक बालक जिसकी उम्र 14-15 वर्ष रही हो या 20 वर्ष के अंदर का कोई बालक हो, 12 से 20 वर्ष का बालक, तो उसके चेहरे में चमक रहती है। उसकी सारी मांसपेशियाँ, उसकी चमड़ी एकदम टाइट रहती है, लेकिन उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थीं। वह हमें न देख पाया। हम जिस स्थान पे बैठे थे वहाँ उसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी। वह जैसे कुछ देख भी नहीं रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। वह अपनी धुन में, वह अपने दुख में, वह अपने दर्द में, वह अपनी परेशानी में खोया हुआ चलता चला जा रहा था। पैर उसके सीधे भी नहीं पड़ रहे थे। डगमगाता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, दिशाहीन बालक, लक्ष्यहीन बालक चलता चला जा रहा था। मित्र ने उसे आवाज़ दी, ए! उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मूक चुप है, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस प्रकार खड़े होकर के देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कह रहा है। मेरे मित्र ने फिर पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं गया? नौकरी से मालिक ने हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम। 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा? हाँ, करूँगा। बाहर चलेगा? हाँ, चलूँगा। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। क्यों? टाइम ज़्यादा हो गया। यूं ही सो जाएगा भूखा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में? हाँ। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं,
यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर, गांव में। तू भाग आया क्या? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है, बाप भूखा रहता है, माँ भूखी रहती है, रोती थी, इसलिए भाग आया। एक साथी और भी था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। हम दोनों साथ साथ आए थे, लेकिन अब वो नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ और मैंने पूछा, मर गया? हाँ साहब। साहब ने मार डाला, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चलेगा? चल हमारे साथ। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे और आवाज़ लगाई, वकील साहब। वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए। काश्मीरी दुशाला लपेटे हुए, मोजे चढ़े हुए, पैरों में चप्पलें थीं, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, रजाई में घुसे हुए थे और लेखक ने उनको आवाज़ दे करके बुला लिया। तो चेहरे पे झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही भी। ओहो, फिर आप कहिए। अरे आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते भी हैं? जानता हूँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी साहब, क्या बात करते हैं आप? ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे होते हैं। अवगुण मतलब दोष। इस पहाड़ में जितने रहने वाले पहाड़ी बालक हैं, सब में अवगुण छिपे होते हैं। कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ बुराइयां सब में होती हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह लो नौकर। अरे मानिए तो, यह लड़का अच्छा निकलेगा। अरे आप भी क्या बात करते हैं जी, बस खूब हैं। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर के चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मानूं क्या, खाक मानूं? आप भी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हमें सोने दीजिए, मैं सोने को जा रहा हूं। और वह वकील साहब 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। मसहरी क्या होती है? मसहरी मच्छरदानी को बोलते हैं। मच्छर ना लगे, मच्छर रात में ना काटे, इसलिए पलंग के चारों ओर एक जालीदार नेट का कपड़ा आता है, जिसको लगा देते हैं, पूरे पलंग को कवर कर लेता है। उसे मच्छरदानी या मसहरी कहते हैं। तो वकील साहब तो सोने चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं भी असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में विलीन हो गया। विलीन हो गया मतलब गायब हो गया, छिप गया, अदृश्य हो गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, शरीर को चुभ रही थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर जैसी लगती थी। अब आप ये समझिए कि जाड़े के दिन में लोग अंदर बनियान और फिर शर्ट, फिर स्वेटर, फिर कोट, इतनी चीज़ पहने रहते हैं। इसके बावजूद भी वहाँ की ठंड ऐसी थी जो कोट को चीरती हुई, पार करती हुई
बदन को छू रही थी और तीर जैसी चुभ रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। हाँ, ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। बेहयाई मतलब बेशर्मी, और निठुराई मतलब निष्ठुरता, निर्दयता। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल दी पब में नहीं आया। मैंने उसको बुलाया था लेकिन नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने अब न समझी। टाइम ज़्यादा हो गया। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद ऐसा अंदर से आभास हुआ, अब वह बालक नहीं आएगा। वो हम लोगों के साथ चलने के लिए इच्छुक नहीं है। कल की वार्ता से वह दुखी था, विक्षुब्ध था और हमारे साथ रहने या काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। ठिठुर का मतलब शीत ऋतु में, शीतकाल में अत्यधिक ठंड लगने पर जब आपको गर्मी न मिल पाती हो और जो व्यक्ति ठिठुर रहा हो, ठंड से बहुत ज़्यादा जो पीड़ित हो, काँप रहा हो, उसे ठिठुरना कहते हैं। ठंड से काँपना, ठिठुरना। तो सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। उसके पास ओढ़ने के लिए एक चादर भी नहीं थी। यही लेखक बताता है अपना अपना भाग्य। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। यही उसके नसीब में था। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। अकेलापन, एकाकीपन, निर्दयता, निष्ठुरता। हमारी सारी इंसानियत, हमारे अंदर की मानवता सब समाप्त हो गई। हम पर्वतीय स्थलों पर सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। खूब अपने साथ गर्म कपड़े भी लेकर के जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन वहाँ का वह बालक सिर्फ एक फटी कमीज पहने हुए ठंड गुजार रहा था। और आने वाले वहाँ असंख्य, हजारों, लाखों की संख्या में आने वाले पर्यटक, किसी के मन में ये भावना नहीं आई कि उसे अपना एक स्वेटर दे दें, उसे अपना एक ब्लेज़र दे दें, उसे एक कंबल या चादर दे दें। किसी के मन में ये बात नहीं आई। वही लेखक यहाँ पे समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि दुनिया ने भी उसे उपहार में क्या दिया। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों पर और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। चूँकि वो एक अनाथ लड़का था, अनाथ बालक था, वहाँ उसका कोई था नहीं जिसके यहाँ वो नौकरी करता था। अगर वहाँ मरा होता तो वह दुकानदार अपनी कुछ जिम्मेदारी जरूर निभाता, लेकिन आज वह अनाथ था, इसलिए
किसी ने उसकी सुध नहीं ली। वह सड़क किनारे लेटे लेटे रात में ठिठुरते ठिठुरते उसका अंत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो संसार की जो बेहयाई थी, दुनिया वालों का जो नंगापन था, प्रकृति से भी वह देखा नहीं गया। और सवेरे जब उसके ऊपर ओस की सफ़ेद चादर, हल्के बर्फ़ की चादर जब बिछी हुई दिखाई दी, तो लेखक को ऐसा लगा कि जैसे प्रकृति ने ही कफन के रूप में उसके ऊपर प्राकृतिक रूप से एक सफ़ेद चादर डाल दी है। बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कई सारे प्रश्न भी छोड़ती है, कई हमें संदेश भी देती है। अब आपको इस पर विचार करना है, सोचना है, और इसको अगर परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है तो इसके जितने भी अंश हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। कहीं से भी परीक्षा के लिए कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप प्रत्येक पैराग्राफ को ठीक से पढ़िए, उसमें से 4-4, 5-5 प्रश्न आप स्वयं बनाइए, और बनाने के बाद उसका उत्तर ढूंढिए, स्वयं लिखिए। ना समझ में आए तो बुक से फिर वो पंक्तियाँ पढ़िए और उसका उत्तर निकाल कर लिखिए। अपने आसपास के, अपने विद्यालय के शिक्षकों को दिखाइए और अपनी कॉपी चेक कराइए। निश्चित रूप से वो चेक करेंगे, आपके प्रयास की वो प्रशंसा भी करेंगे कि आप सेल्फ एनर्जेटिक और मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं, और आपकी कॉपी चेक करने में उन्हें अच्छा भी लगेगा। आप उन्हें रिस्पेक्टफुली दीजिएगा कि सर मेरी ये कॉपी चेक कर दीजिए, मैम मेरी ये कॉपी चेक कर दीजिए। और अगर किसी व्यस्तता की वजह से वो चेक ना करें तो आप अपने मित्रों के बीच में बैठ करके उसको डिस्कस करिएगा और उसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा टेलीफ़ोन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो, तो आप इसको लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हों तो उन्हें भी शेयर करें। और अगर आप ये चाहते हो कि आगे आने वाला मेरा और भी वीडियो आपको बराबर मिलता रहे तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, थैंक्स, धन्यवाद। हम फिर जल्दी मिलेंगे।